सर्किल जानते हैं, वृत्त जानते हैं, सर्किल, सर्किल जानते हैं कि नहीं? कितने लोग जानते हैं सर्किल? अरे भाई सर्किल में ये भी सब जानने वाले नहीं हैं। नहीं, ये तो ग्रामीण क्षेत्रों के भी हमारे नवयुवकों को सर्किल वृत्त के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। यदि क्लास 10 तक की भी उन्होंने पढ़ाई की है तो सर्किल के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। नहीं होती? नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जैसे मैं ये कहता हूं कि बड़े मन से सामाजिक राजनीतिक जीवन में व्यक्ति को काम करना चाहिए। मान लीजिए कि आपका मन, कल्पना कर लीजिए, आपका मन एक सर्किल है, एक वृत्त है। हम ये कहते हैं कि मन बड़ा करिए तो आपको ज्यादा आनंद की प्राप्ति होगी, ज्यादा आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो आप मैथमेटिकल उस फार्मूले में देखिए, मान लिया कि मन एक वृत्त है, एक सर्किल है। सर्किल का डायमीटर बढ़ाइए अथवा उसका जो सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस जो उसकी परिधि होती है उसको बढ़ाइए। तो हम कहते हैं कि इस मन की परिधि, इसका सर्कमफेरेंस, इसका डायमीटर बढ़ाते जाओ, उसी रेशियो में तुमको सुख और आनंद की अनुभूति अधिक होती चली जाएगी। अब इसको मैथमेटिकल फार्मूले में नहीं कहना हो, क्योंकि मैथमेटिक्स और फिजिक्स का मैं अध्यापक रहा हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। माने मन की परिधि यह सीधा समानुपाती होती है सुख के, आनंद के। जितना ही बड़ा मन होगा उतने ही सुख और आनंद की प्राप्ति आपको होगी। तो फ्रस्ट्रेशन के दौर से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। इसलिए यदि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो मित्रों हम सबको बड़े मन के साथ काम करना पड़ेगा। बराबर इंट्रोस्पेक्ट करते रहना चाहिए कि जो भी हमने फैसला किया है, जो हमने कहा है अथवा जो हमने आचरण किया है, वो कहीं हमने छोटे मन के साथ तो नहीं किया है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे दुनिया ही विरोध में क्यों न खड़ी हो जाए, अंततोगत्वा सफलता और श्रेय यदि किसी को हासिल होगा तो बड़े मन से काम करने वाले को ही सफलता और श्रेय हासिल होगा। दुनिया नहीं रोक सकती। और आज जहां तक देश का सवाल है, देश के बारे में आप लोग जानते हैं किन संकटों के दौर से गुजर रहा है। इसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तार में जाकर मुझे चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप सब काम करते हैं तो आप अच्छी तरह परिचित हैं किन किन संकटों से हमारा देश इस समय को गुजर रहा है। सबसे बड़ा संकट तो मैंने क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी का बतलाया था। उसके बाद मैं आता हूं, चाहे आर्थिक मोर्चा हो, चाहे आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का मोर्चा हो, चाहे वह कूटनीतिक मोर्चा हो, हर मोर्चे पर हमारी सरकार पूरी तरह से विफल है। अब इस सरकार ने एक नारा दे दिया है भारत निर्माण का। अब हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि जिस राजनीतिक पार्टी ने 65 वर्षों की इस आजादी काल में लगभग 53-54 वर्षों तक अखंड हुकूमत की है, उस राजनीतिक पार्टी को अभी भारत को एक महान भारत बनाने के लिए अथवा भारत निर्माण के लिए और कितना अधिक समय चाहिए, यह देश की जनता इस सवाल का जवाब चाहती है। लेकिन इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। बराबर जनता की आंखों में धूल झोंक कर कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक सफलता हासिल करने की कोशिश की। कभी गरीबी हटाओ का नारा दिया, कभी कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ का नारा दिया, कभी मेरा भारत महान का नारा दिया। तरह तरह के नारे देकर केवल देश की जनता को बराबर गुमराह करके, उसकी आंखों में धूल झोंक करके कांग्रेस ने राजनीतिक सफलता हासिल की और भारत निर्माण का नारा दिया। 54 वर्षों तक अखंड हुकूमत आपने की है। 9 वर्षों से लगातार इस देश में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार की हुकूमत चल रही है। कितना समय चाहिए? और मैं समझता हूं ऐसी ही राजनीतिक पार्टियों के कारण एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वास का संकट राजनीति में ज्यादा गहरा होता है। और भारत की राजनीति में जो है विश्वास का संकट पैदा हुआ है, राजनीतिक पार्टी के रूप में भी मुझे कहना होगा तो सबसे बड़ी इसके लिए जिम्मेदार कोई राजनीतिक पार्टी है तो वह कांग्रेस है, जिसके कारण पैदा हुआ है। हुकूमत तो हम लोगों ने भी चलाई है,
आज भी देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं। मित्रों, 6 वर्षों की अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व की जो सरकार रही है, उसकी सराहना मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ही नहीं करना, बल्कि मैं बार बार लोगों को बताता हूं। आर्थिक मोर्चे पर यदि हमारी उस सरकार की सफलता को यदि किसी को मापना हो, इस आधार पर माप सकता है कि हमने आर्थिक विकास की गति को कितना तेज किया था कि भारत ही नहीं, विश्व का भी अर्थशास्त्री यह कहने को मजबूर हो गया था कि हिंदुस्तान में ऐसे ही यदि भाजपा की सरकार चलती रही तो 2020 आते आते भारत दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा। यह सारे विश्व के अर्थशास्त्रियों ने विश्वास व्यक्त करना प्रारंभ कर दिया। आज क्या है? देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ती जा रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ती जा रही है, नियंत्रण के बाहर हो रही है। रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरती जा रही है। पहले हमारा जो रुपया था वो कम से कम एशिया में सबसे मजबूत करेंसी मानी जाती थी, आज नहीं रह गई है। क्यों ऐसे हालात पैदा हुए? यदि ऐसे हालात पैदा हुए हैं तो इस सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण, इस सरकार के गलत आर्थिक नियोजन के कारण और भ्रष्टाचार के कारण, और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है जिस तरीके से अथवा जिन नीतियों के आधार पर यह सरकार काम कर रही है, इस देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी क्राइसिस पैदा होने वाली है, भुगतान के संतुलन का भी संकट पैदा होने वाला है। हमारा इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट घटता जा रहा है। क्या होगा देश का? सरकार दावा करती है कि विकास बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। हाँ, यह तो मैं जानता था कि कभी कभी थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ती है तो ग्रोथ रेट निश्चित रूप से बढ़ती है, लेकिन वो पहला अवसर था कि 6 वर्षों तक जो हम लोगों ने सरकार चलाई, तो हम लोगों ने लगातार 6 वर्षों तक महंगाई पर भी काबू पाने में जहां सफलता प्राप्त की थी, वहीं पर विकास दर को भी जो पहले 3.5% के आसपास हुआ करती थी 98 में, उसको ले जाकर 8.4% तक पहुंचाने में हमने कामयाबी हासिल की। और इस कांग्रेस नेतृत्व की हुकूमत ने उसे 8.4% से लाकर गिराकर 5% से भी नीचे कर दिया। इसमें हमारे देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी है। सरकार यदि ग्रोथ की बात करती है तो मैं यदि ग्रोथ को स्वीकार भी कर लूं तो मैं कहूंगा ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। यानी रोजगार के जो नए अवसर विकास के परिणाम स्वरूप सृजित होने चाहिए वो नहीं हो रहे। 98 से लेकर 2004 तक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का यह आंकड़ा है कि हम लोगों ने 6,70,00,000 से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित किए थे, लेकिन 2004 से लेकर 2009 तक कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने केवल 27 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित किए। कितना बड़ा अंतर है! इसीलिए सारी दुनिया के लोग यह मानते हैं कि हिंदुस्तान में गुड गवर्नेंस देने वाली, बेहतर हुकूमत चलाने वाली यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं राज्यों का उदाहरण दूं, गुजरात के बारे में। आप लोग जानते हैं कि गुजरात के विकास की चर्चा केवल भारत में ही नहीं बल्कि सारे दुनिया में हो रही है। हमारे मध्य प्रदेश के बारे में देखिए, मध्य प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई नहीं कह सकता कि मध्य प्रदेश अब बीमारू राज्यों की कतार में खड़ा है। छत्तीसगढ़, 10 वर्ष पहले जिन लोगों ने जाकर छत्तीसगढ़ देखा होगा, आज जाकर कोई छत्तीसगढ़ को देखे। गोवा की सरकार के बारे में बहुत सारे लोग इसमें से गोवा गए होंगे, सुना होगा लोगों के माध्यम से। हिंदुस्तान की अकेली हमारी गोवा की यह सरकार है जहां पर कि पेट्रोल डीजल से सस्ता मिल रहा है। सचमुच सरकारें चाहिए तो ऐसी सरकारें चाहिए जो जनता के प्रति संवेदनशील हो। अब जनता पूरी सरकार कांग्रेस की जो अब तक रही है, यदि मैं यह कहूं कि यह पूरी तरह से संवेदन शून्य सरकार है तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। और फूड सिक्योरिटी बिल, आज मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि शायद यह सरकार फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर ऑर्डिनेंस जारी करने जा रही है।
मित्रों, 54 वर्षों तक अखंड हुकूमत करने के बावजूद खाद्य सुरक्षा के संकट से यह हुकूमत देश को निजात नहीं दिला पाई। लाखों करोड़ों टन फूड ग्रेन, अनाज खुले आसमान के नीचे चढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होकर यह कहना पड़ा, यदि आपके पास कोई गोडाउन नहीं है तो सारा अनाज मुफ्त में गरीबों में वितरित कर दिया जाए। लेकिन 1 ग्राम भी फूड ग्रेन अनाज गरीबों में वितरित करने की जो पहल इस सरकार के द्वारा होनी चाहिए, नहीं किया इस सरकार। भारतीय जनता पार्टी भी सहमत है इस बात से कि देश के सभी नागरिकों को खाद्य की सुरक्षा मिलनी चाहिए, हम इसके विरोधी नहीं। लेकिन एक सिस्टम हम लोगों का भी है छत्तीसगढ़ में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हम लोगों का जो है वहां के 90% से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने का वह सारे हिंदुस्तान में बेमिसाल है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यदि खाद्य सुरक्षा देशवासियों को यदि देना चाहते हो तो एक ही मॉडल है जो सबसे बेहतर और सही मॉडल है, वो हमारे छत्तीसगढ़ का मॉडल है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। करप्शन फ्री, करप्शन प्रूफ एक ऐसा सिस्टम वहां की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इवॉल्व किया है। मानसून सत्र होने वाला है, अभी कुछ ही दिनों पहले जो सत्र चल रहा था वह समाप्त हो रहा है। सरकार यदि चाहती थी पिछले सत्र में ही फूड सिक्योरिटी बिल को पास करा लेती, लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल को भी सरकार पास करा लेती, लेकिन सरकार की नीयत में खोट था। इसी कारण वह बिल पिछला सत्र जो संसद का था उसमें पास नहीं हो पाया। 2 मंत्रियों के ऊपर, एक मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, दूसरे मंत्री ने इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना करते हुए सीबीआई की जांच रिपोर्ट में अपने कार्यालय में सीबीआई के अधिकारियों को बुलाकर, पीएमओ के अधिकारी को बुलाकर, कोल मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी को बुलाकर उसके कंटेंट में बहुत बड़ा परिवर्तन करा दिया। न्यायपालिका की खुली अवमानना सरकार कर रही है। हम लोगों ने मांग की, आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ है, मंत्रियों को त्यागपत्र देना चाहिए। फिर भी यह सरकार ने मंत्रियों से त्यागपत्र जब तक संसद का सत्र चलता रहा नहीं दिया, संसद की कार्रवाई बाधित रही। लेकिन जब संसद का सत्र समाप्त हो गया उसके बाद तुरंत दोनों मंत्रियों से त्यागपत्र ले लिया। यदि पहले ही त्यागपत्र ले लिया होता तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से संसद की कार्रवाई चलती और हमारा फूड सिक्योरिटी बिल और लैंड एक्विजिशन का अमेंडमेंट बिल यह पारित हो गया। हम चाहते हैं कि ये दोनों बिल संसद में पारित हों क्योंकि जन सामान्य के हितों से जुड़े हुए बिल हैं, लेकिन हम कुछ संशोधनों के साथ चाहते हैं ताकि खाद्य सुरक्षा का सही लाभ सभी को मिल सके। यह अजीबोगरीब सरकार है। आर्थिक मोर्चे पर तो पूरी तरह से सरकार विफल है ही, इसके अतिरिक्त आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर वो भी मैं समझता हूं कि इस बैठक में बहुत डिटेल में नहीं आना चाहते। छोटे छोटे देश आज भारत को आंख दिखा रहे हैं, भारत की बातों को अनसुनी कर रहे हैं। कुछ लाख का देश मालदीव, छोटा सा देश, वह भी भारत की बात नहीं मानता है, जिसकी जनसंख्या 120 करोड़ से अधिक की है। वह भी भारत यदि कुछ कहता है सुनता नहीं है। चीन हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, बर्मा हो, किसी के साथ, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, किसी के साथ हमारी सरकार के बेहतर रिश्ते नहीं रहते। जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी चाइना की वहां के 40 नौजवानों की टुकड़ी ने आकर जो टेंट गाड़ दिया, 25 दिन तक वह जमे रहे। उसके बाद हमारी भारत सरकार ने कहा कि हमारी चीन के साथ बातचीत हो गई है, समस्या का समाधान हो गया है, अब सेना पीछे हट गई है। यह बात तो हमारी समझ में आती है कि पीएलए ने घुसपैठ की थी, वह पीछे हट जाए तो यह बात तो समझ में आती है, लेकिन भारत की सेना अपने सीमा के अंदर ही थी तो वह पीछे क्यों चली गई भारत सरकार से, इसका मैं जवाब चाहता हूं। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। शुमार घाटी में जो हमारे बंकर्स बने थे, वो बंकर्स पीएलए के वापस जाने के बाद तोड़े जा रहे हैं। इसका मतलब कि भारत की चीन के साथ कोई ना कोई डील हुई है।